Hello, CMA Inter students. Myself CA Varun Jain. I welcome you all to my YouTube channel. So आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CMA इंटर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे किया जाए। एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे प्लस एक एबीसी एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर अपकमिंग दिसंबर 24 अटेम्प्ट और आगे के लिए भी आपके लिए काम आएगा। किसी का अगर अटेम्प्ट अगर थोड़ा लेट है, जून 25 में भी है, तो भी ये स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सीएम इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है इसको हम कैसे स्कोरिंग बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना, अंत तक सारी बातों को ध्यान से सुनते चले आना। देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं सीएम इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है। फाउंडेशन के भी टॉपिक बहुत सारे हैं, नए टॉपिक भी बहुत सारे हैं, और जो भी टॉपिक है इन डिटेल है। जैसे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप बहुत बड़ी है, शुरू से लेकर अंत तक पूरी पार्टनरशिप आपको पढ़नी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इतना हैवी सिलेबस है, क्या मैं इसमें से कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना लूं या कुछ ऐसे टॉपिक्स को पक्का कर लूं जो एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट आते ही आते हैं, सो दैट मैं इस पेपर में 80 प्लस ले आऊं? यस यू कैन। इसका आंसर है यस, आप कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ ए कैटेगरी के टॉपिक्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एक बी कैटेगरी पे आएंगे, फिर एक सी कैटेगरी पे भी आएंगे। देखो, अगेन डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं पहली बात कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है। प्रोफेशनल एग्जाम में एज सच कोई गारंटी नहीं होती है, कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा कि भाई ऐसा ही होगा। इट्स जस्ट अ रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट में आप टर्म पढ़ते होंगे ना, सुनी होगी आपने टर्म रीजनेबल एश्योरेंस। ये रीजनेबल एश्योरेंस है कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई पास्ट अटेम्प्ट को देखा जाए, थोड़ा एनालाइज किया जाए पेपर पैटर्न को, तो एक एश्योरेंस मिल जाती है, एक रीजनेबल एश्योरेंस टाइप मिल जाती है कि भाई ऐसा ही होगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, तो वीडियो पूरी देखना। आइए जी, तो आपके सामने कुछ मैं एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, देखो जी। सीएम इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न, पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, पेपर पैटर्न को अगर डिस्कस करें तो देखो, पेपर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज रहता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज होता है। एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का रहता है, तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब सर एमसीक्यू थ्योरेटिकल आते हैं, प्रैक्टिकल आते हैं, मिक्स आएंगे। मिक्स आएंगे, तो कोई ऐसा नहीं है कि भी एमसीक्यू आपको थ्योरी वाले पोर्शन से आएंगे। एमसीक्यू कहीं से भी किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। तो आई विल एडवाइज कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप स्टडी मैट के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से कर लो, आपका काफी हद तक काम वहां से बन जाता है। ठीक है, तो स्टडी मैट को फोकस करो। पूरा पेपर अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को जरूर फोकस करना है। स्टडी मैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी मैट को फोकस करो। फिर आपके पास जो टाइम होगा उसमें आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पेपर थोड़े बहुत देख सकते हो, पास्ट प्रैक्टिस पेपर वगैरह देख सकते हो, लेकिन स्टडी मैट को बिल्कुल मत छोड़ना। आई होप सो कि भाई जितने भी टीचर्स होते हैं, जहां से भी आपने क्लासेस ली, इवन आप मेरी भी क्लास अगर लेते हो, तो भाई स्टडी मैट तो कवर होता ही होता है, क्योंकि स्टडी मैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्शन है एमसीक्यू है आपका 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। फिर सेक्शन नंबर बी में अगर मैं बात करूं तो आपके पास आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होता है और 14 मार्क्स ईच। 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होता है, मतलब आपके पास एक चॉइस रहती है कि आप 2 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो आपका सेक्शन नंबर बी है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें जनरली आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें जो टॉपिक इंस्टीट्यूट पूछता है वो पूछता है आपका डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैड डेट्स, और कोई भी बेसिक चैप्टर जो आप फाउंडेशन लेवल में पढ़ के आते हो, किसी भी बेसिक चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन सा बताया मैंने? डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपका ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की कैलकुलेशन वाला, और कोई भी बेसिक चैप्टर से आपका 7 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, जरूर करना चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, आराम से सब बच्चा इसमें कंफर्टेबल होता है, तो जरूर इसको कर लेना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जनरली देखा गया है 7 नंबर के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपका ज्वाइंट, जैसे जो पहला पार्ट रहेगा, पहले पार्ट में आपका ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पूछा जाता है। क्या बोला मैंने? ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक 7 नंबर का, इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो बी पार्ट रहेगा उसमें आपका हायर परचेज और लीजेस, 7 नंबर का एक क्वेश्चन हायर परचेज से या लीजेस से पूछा जाता है। जैसे अगर मैं जस्ट जून 24 की बात करूं तो जून 24 में आप देखोगे कंसाइनमेंट का क्वेश्चन था और हायर परचेज का क्वेश्चन था यहां पर।
ठीक है। तो कंसाइनमेंट और हायर परचेज, तो इस बार मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछोगे सर जॉइंट वेंचर के चांस मुझे लग रहे हैं, प्लस 2-3 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूं लीज नहीं आ रहा, तो लीज का भी क्वेश्चन बन सकता है, लीज का भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये एक 14 मार्क्स का फुल फ्लेज एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। दो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो 14 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपके फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक या एनपीओ का टॉपिक या एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे आप सिंगल एंट्री अकाउंटिंग में, सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग भी बोलते हो, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोला मैंने? फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पिछली बार एग्जाम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूछा था, इस बार मुझे एनपीओ के चांस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि मैंने पिछली बार भी एनपीओ एक्सपेक्ट किया था, नहीं आया तो, लेकिन मुझे इस बार एनपीओ के चांस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, तो एनपीओ मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका पार्टनरशिप का। किसका क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का। 14 मार्क्स का एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप बहुत बड़ी है, शुरू से लेकर बेसिक से लेकर आपका डिसोल्यूशन, अमेलगमेशन, सेल कन्वर्जन, ये सब कुछ ही है इसमें पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि पार्टनरशिप से आपको रिवीजन शुरू कर दीजिए। पार्टनरशिप थोड़ा सा बाद में उठानी चाहिए, पहले बाकी टॉपिक्स को कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके दो क्वेश्चन बनेंगे 7 मार्क्स के। जो पहला रहेगा आपका ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। पिछली बार ब्रांच आया था, तो डिपार्टमेंटल के चांस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, 7 मार्क्स का। और एक आपका इंश्योरेंस क्लेम का, हमेशा आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इंश्योरेंस क्लेम का जरूर क्वेश्चन करके जाओ, 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका एएस से क्वेश्चन आएगा। कोई भी दो क्वेश्चन आएंगे, 7+7, कोई भी दो क्वेश्चन आएंगे, किसी भी दो एएस में से क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका थ्योरी इसमें से पूछी जाती है, और एक कोई भी प्रैक्टिकल आ सकता है। मैंने पार्टनरशिप डाला, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। देखो, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर आपको जो क्वेश्चन छोड़ना है, तो मैं आपको बोलूंगा थ्योरी मत करो, थ्योरी का क्वेश्चन यू कैन लीव, थ्योरी वाला क्वेश्चन मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप छोड़ सकते हो, थ्योरी मत पढ़ो, क्योंकि थ्योरी कितनी पढ़ोगे, थ्योरी का कोई अंत नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल स्किप कर दो। अब यहां पर जो क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से क्या छोड़ना चाहिए? देखो, अगर तो आप एएस कंफर्टेबल हो, अगर आप तो एएस से कंफर्टेबल हो तो एएस कर लो। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप छोड़ सकते हो। देखो, पार्टनरशिप छोड़ना थोड़ा रिस्की है, मैं छोड़ने के लिए पूरी तरीके से एडवाइस नहीं करूंगा। थ्योरी तो मैं कह दूंगा कि थ्योरी तो कोई बात नहीं, आप अगर आप नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा आपको। पार्टनरशिप करके जाना, एक ओवरव्यू टाइप लेके जाना, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप बाकी सब टॉपिक बहुत अच्छे से करके जा रहे हो। ठीक है, एएस वेस आपको सारे अच्छे से करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं एएस में कंफर्टेबल नहीं होते। हालांकि एएस बहुत आसान होते हैं, एएस में कुछ बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते। और एएस का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, एएस अच्छे से पढ़ के ना स्टडी मैट के ही क्वेश्चन कर लो, उसी में से घूम फिर के आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो एएस को मैं तो क्या दूंगा, कर लो। ठीक है, तो या तो एएस कर लो या पार्टनरशिप कर लो, बाकी सारे टॉपिक्स तो जरूर करो, क्योंकि बाकी में छोड़ने वाले कुछ चक्कर बनता नहीं है, बाकी बहुत सिंपल है। तो एएस कर लो या पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप थोड़ी बड़ी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप पार्टनरशिप में मेन चीजें कर लो, एएस से फिर सारे अच्छे से कर लो, या फिर पार्टनरशिप पूरी डिटेल में अच्छे से जाकर करो, एएस को आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लो। दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू, ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। तो ये तो आपका पेपर पैटर्न था, जिस तरीके से आपका पेपर आएगा ये आपका पेपर पैटर्न है। नाउ नाउ एक मैंने एबीसी एनालिसिस टाइप बना रखा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, एबीसी एनालिसिस को देखो। सीएम इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एबीसी एनालिसिस फॉर दिसंबर 24, टारगेट शुड बी 80+, आराम से 80+ नंबर आ सकता है। पिछली बार रिजल्ट में मैंने देखा बच्चों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, जबकि पेपर सही था, पेपर इजी, मतलब इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल नहीं था, सही था, बट फिर भी बच्चों के नंबर नहीं आए। क्यों? क्योंकि सर बच्चों की स्ट्रैटेजी वीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा पेपर है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो बच्चा आधे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर इसको कैसे पूरा करूं। स्ट्रैटेजी लगा के पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जब भी आप अपना रिवीजन शुरू करो, जब भी आप अपना रिवीजन शुरू करो, इवन जब आप अपनी, अगर मान लो आप पढ़ाई भी शुरू कर रहे हो, अगर आप मान लो अभी सितंबर का मंथ है, आप दिसंबर के लिए मान लो अभी से ही पढ़ना शुरू कर सकते हो। मान लो आप अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो, देखो 3 महीने में अगर आप 3 महीने डेली लग के काम करोगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में आपका कोर्स तो पूरा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगी, लेकिन कई बार बच्चा लेट हो जाता है, तो अगर अभी भी शुरू करता है, अभी भी अगर मेरी क्लास लेते हो, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, वो देख लेंगे, वो आपकी मर्जी है, देख लेना। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 3 में जिसमें आपका एनपीओ है, फाइनल अकाउंट्स है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, सबसे पहले आप इनको कवर कर लो।
एग्जाम में 14 से 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा। इसको मैंने ए कैटेगरी में डाल दिया, तीनों टॉपिक को। तीनों में से अगर आप मुझसे पूछोगे सर तीनों में से ज्यादा इस बार इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है मुझे, इस बार मुझे एनपीओ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि एनपीओ पे पहले पहले फोकस करना, देन फाइनल अकाउंट्स, देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 2 बार से इनकम्प्लीट ही आ रहा है, हो सकता है इस बार भी इनकम्प्लीट पूछ ले या फिर चेंज कर दे एनपीओ पूछ ले। फाइनल अकाउंट्स पूछ सकता है लेकिन थोड़ा सा कम चांस रहता है, एनपीओ पे इंस्टीट्यूट का फोकस रहता है या इनकम्प्लीट पे फोकस रहता है, बाकी आ कुछ भी सकता है, आ कुछ भी सकता है। पहले आपको मॉड्यूल 3 जो आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट का अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल नंबर 3 बोला जाता है उसे, तो मॉड्यूल 3 में 3 टॉपिक है, इसको पूरा कर लो, 14 से 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और बहुत सिंपल है, 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर आप हर टॉपिक के करके देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर इसके बाद आप उठाओ मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें आपके 2 टॉपिक कवर होते हैं, ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट। मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 8, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 8, इसमें हायर परचेज में मैं एक लीज लिखना भूल गया, तो अब लीज अकाउंटिंग इसमें ऐड कर दो, ऑब्लिक करके लिख देना लीज अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग। तो ये 4 टॉपिक करो, फिर अगली बारी में आप क्या करोगे, अगले लेवल पे आप 4 टॉपिक करो, ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीओई, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, थर्ड के ए पार्ट में 7 नंबर का, तीनों में से। फिर हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग, ये करो, और ये सारे पांचों के पांचों टॉपिक्स देखो, ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल एडवांस हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो अपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़े होते हैं। हायर परचेज और लीज, ये आपके नए टॉपिक है, लेकिन दोनों ही बहुत आसान है, दोनों ही बहुत आसान है, तो आप आराम से इनको कवर कर सकते हो 14 से 16 मार्क्स के लिए। तो थर्ड ए थर्ड बी ये आपके कवर हो जाते हैं, ए कैटेगरी, इसको भी ए कैटेगरी में डाला। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 आप जरूर करो, इंश्योरेंस क्लेम, एक 7 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही पक्का आपका आएगा आएगा, पूरा करके जाना। 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, अच्छे से करके जाओ। 6 के बी पार्ट में आपको मिल जाएगा ए कैटेगरी अगेन। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट कर लो, अगली बार में जो आप करोगे क्या करोगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट कर लो। इस बार मुझे डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट का 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में आ सकता है, अगेन ए कैटेगरी। अगर आप ए को जोड़ दो, अगर रफली अगर मैं जोड़ू ए को, तो ए के जो पोर्शंस है, ए कैटेगरी जो पोर्शन है, ये आपके मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 45 से लेकर 60 मार्क्स तक कवर करके चल रहे हैं। तो ए कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं कहता हूं 50 मार्क्स ही पकड़ के चलो, एवरेज अगर लेके चलूं तो 50 नंबर का पोर्शन, 50 मार्क्स का पोर्शन आपका ए कैटेगरी में ही कवर हो जाता है। तो पहले इसको ही पक्का कर लो ना। और जिसमें देखो मैंने अभी कोई भी बड़ा चैप्टर नहीं डाला, मैंने पार्टनरशिप नहीं डाली, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं डाले, मैंने ब्रांच नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, अगर आप इन्हीं छोटे टॉपिक्स को ही कवर कर लेते हो, आपका काम बन जाएगा, 50 मार्क्स आपके पक्के हो गए, 50 मार्क्स पक्के हो गए, और आराम से स्कोर होता है इसमें, आराम से स्कोर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आप आओ मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 में अगर आप देखोगे बी कैटेगरी में मैंने डाले ये टॉपिक्स, मतलब क्या है ना, इसमें भी आपके 14 से 16 मार्क्स, 14 मतलब 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कवर होता है, लेकिन इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन, आरओई, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बीआरएस, ये सब चीजें करनी है, ठीक है। तो ये कर लो, फिर इसके बाद ये कर लो, 14 मार्क्स आपके और पक्के हो गए। ये 14 से 20 18 मार्क्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि थ्योरी भी है, तो एक रेंज सी मैंने बनाकर लगा दी है, ठीक है। तो 14 मार्क्स अगर मैं पकड़ के चलूं तो 50 नंबर में 14 मार्क्स अगर आप और जोड़ते हो तो 65 तक पहुंच गया। तो देखो 65 तक, अभी मैंने पार्टनरशिप छुई भी नहीं है, एएस छुए भी नहीं है, कुछ भी नहीं छुआ मैंने, बड़ा पार्टनरशिप बड़ी है, अभी छुई भी नहीं है मैंने, ब्रांच नहीं छोड़ा, अपना टच किया मैंने, ठीक है। इसको भी अगर आप मैं छोड़ देता हूं तो आपका यहां पर ये काम बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप उठाओ मॉड्यूल नंबर 4, फिर आप उठाओ क्या, मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4 में आपकी पार्टनरशिप है, ठीक है। तो पार्टनरशिप जोड़ लेना और ब्रांच जोड़ लेना, ब्रांच जोड़ लेना। 20 से 25 नंबर को कवर किया मैंने, 5 और 8A। देखो 5 में आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन पक्का ही पक्का है, ठीक है, 8A। फिर उसके बाद आप पार्टनरशिप कर सकते हो। अगर आपको एएस करने हैं तो एएस को मैंने बाद में डाला था, तो आप एएस भी पहले कर सकते हो। अगर आप एएस में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो एएस पहले कर लो, पार्टनरशिप में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो पार्टनरशिप पहले कर लो, जो मर्जी आप करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये करना बाद में, पहले बाकी सब कर लेना, पहले 65 मार्क्स पक्के कर लेना, पहले 65 मार्क्स पक्के कर लेना, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद आप एएस वगैरह उठा सकते हो, ये आपके कुछ एएस हैं, एएस कवर कर सकते हो। देन आप
एंड में थियोरिटिकल कर लेना, थ्योरी तो अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सीक्वेंस में आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो बड़ी आराम से, अगर आप ढंग से भी पढ़ाई करो। देखो 65 मार्क्स के जो मैंने आपको ये बी कैटेगरी तक के टॉपिक बोले, इसको तो पक्का कर लो, फिर उसके बाद या तो एएस कर लो या पार्टनरशिप कर लो। मैं बोल रहा हूं आपको 80 प्लस कहीं नहीं गए भाई, 80 प्लस कहीं नहीं गए, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है। बच्चा क्या करता है, बच्चा मॉड्यूल को देख के डरा रहता है, इतना सारा सिलेबस, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स, इतने कंफ्यूजिंग, इतने इतने सारे क्वेश्चंस, कैसे प्रैक्टिस होंगे। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तरीका आना चाहिए, स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो दैट्स इट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोर। नीचे कुछ मैंने लिंक दे रखे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे। एक टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम मिलेगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। इसमें आप, मैं सीएमए स्टूडेंट्स के बहुत सारे कुछ अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, और जल्दी मैं अपने चैनल पर रिवीजन वीडियोस डालने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। रिवीजन वीडियोस आपको मिलेंगी जल्दी चैनल पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टॉपिक वाइज एक रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिलेगी, वो सब कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप ये पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसमें सीएमए इंटर का, सीए इंटर भी पढ़ाता हूं मैं, सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूं, सीएमए मतलब सीए, सीएमए, सीएस का आपको कंटेंट आपको भर भर के इस चैनल पे मिल जाएगा। तो यू कैन आस्क, क्लासेस वगैरह की डिटेल चाहिए तो एक नंबर है 93, नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है, 9310235483, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एक मेरा पर्सनल नंबर भी है 9717175748, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे इस पे सिर्फ व्हाट्सएप ही करना प्लीज, मेरे जो पर्सनल नंबर है इस पे व्हाट्सएप ही करना, और ये 9310 ये ऑफिस का नंबर है, स्टाफ का नंबर है, मैनेजमेंट का नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो। बात समझ में आती है? तो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिसंबर एग्जाम्स, अच्छे से तैयारी करो। आगे वाले अटेम्प्ट के लिए भी यही स्ट्रेटजी रहेगी, पर थोड़ा ऊपर नीचे भी दिसंबर के पेपर के बाद थोड़ा ऊपर नीचे अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज स्ट्रेटजी मोर और लेस सेम ही रहती है। ठीक है जी, चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।